मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव और आप सभी का लेक्चर नंबर 87 पर वेलकम करता हूं। देखिए बेटा, अभी तक हमने फिजियोलॉजी का पोर्शन कवर किया, जिसमें कुछ चैप्टर जैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी लास्ट के इन 2 लेक्चर में मैं ये बातें कर रहा हूं कि बायोलॉजी एनसीईआरटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पलर आता है, उस एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी चैप्टर से रिलेटेड, तो उन सभी को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उनका संक्षिप्त रूप बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि हमने पीछे कहां से शुरुआत की थी और अब कहां तक आ चुके हैं, तो एक बार एक छोटा सा रिकैप मिल जाए, एक हमें पढ़ने का आसान तरीका मिल जाए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और छोटा छोटा पोर्शन वहां से रिलेटेड पता भी लग जाए कि हाँ इस तरीके की बातें हमने की। तो लास्ट क्लास में हमने कहां छोड़ा था? नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले पार्ट पर छोड़ा था। अभी देखिए उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, आपको पता है ह्यूमन यूरिन एसिडिक होता है और नॉर्मल एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक भी नहीं होता है, लगभग उसकी पीएच 6 के आसपास होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और ऐसा इसलिए हुआ है कि हाइड्रोजन आयन जो हो वो एक्सक्रीशन में हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक नेचर बना देते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द रॉन्ग वन, रॉन्ग आइडेंटिफाई करना। बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है यूरियोटेलिक इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। यूरियोटेलिक इंसेक्ट नहीं होता है, इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट होता है बेटा यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, टैडपोल, टैडपोल क्या है? फ्रॉग की लार्वल फॉर्म है, तो अमोनोटेलिक होगी, ये भी क्या है? करेक्ट। यदि इसी की फ्रॉग फॉर्म पूछ ली जाए कि एडल्ट फॉर्म, फ्रॉग क्या है? वो क्या है? यूरियोटेलिक। लेकिन इसकी लार्वल फॉर्म पूछी है, वो क्या होती है? अमोनोटेलिक, ये करेक्ट है। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है बेटा जी? मैमल्स की बात कर, तो मैमल्स क्या होते हैं? यूरियोटेलिक, तो ये भी क्या है? करेक्ट। पहला भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? ये दूसरा वाला, मींस बी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसका मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन वहां पर होगा जहां पर हम फिल्ट्रेट बनाएंगे। फिल्ट्रेट कौन बनाता है? बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस रीजन। तो बोमेन कैप्सूल, मैं कह सकता हूं बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं? मेलपीजियन बॉडी। तो यहां पर फिल्ट्रेशन होगा, पीसीटी पार्ट, डीसीटी पार्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा। पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में तो फिल्ट्रेट पहुंच जाता है, तो फिल्ट्रेशन कहां पर हुआ? मेलपीजियन बॉडी के अंदर। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, लंग्स से किसकी अमाउंट बाहर आ रही है? CO2 तो बाहर आ रही है, जितनी CO2 बाहर आएगी ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट को भी क्या है? बाहर लाएगी। तो CO2 ओनली, H2O ओनली, अमोनिया, CO2 एंड H2O। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? CO2 एंड H2। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पोर्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग is not common disorder associated with digestive system. देखिए बेटा क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। टेटेनस, डायरिया, जॉन्डिस, डाइसेंट्री। देखिए बेटा क्या है, कॉमन डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर। इट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से हैं? जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अलावा वोमिटिंग है, इसके अलावा इनडाइजेशन। इन सब की बातें हम कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डायरिया, इसका मतलब ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जॉन्डिस, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और डाइसेंट्री, अमीबोइक डाइसेंट्री, आप 12th क्लास का एक चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज, उसमें पढ़ेंगे। अमीबोइक डाइसेंट्री जो है वो भी इंटेस्टाइनल रीजन से रिलेटेड है, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से। टिटेनस जो है ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, टिटेनस। ठीक, नेक्स्ट देखिए। Next question, which one of the following not associated with the alimentary canal? देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पैनक्रियाज, सेकंड ऑप्शन में एड्रिनल ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है लीवर, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट opens into the duodenum and carries फर्स्ट ऑप्शन में है बाइल, सेकंड है पैनक्रिएटिक
जूस, थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ है सलाइवा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड कौन कौन से हैं? एसोसिएटेड में डायरेक्टली पैनक्रियाज अटैच है, लीवर अटैच है और सलाइवरी ग्लैंड। ये एड्रिनल डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, इसका मतलब हिपेटो मीन्स लीवर, पैनक्रिएटिक डक्ट मीन्स पैनक्रियाज। अब लीवर और पैनक्रियाज की डक्ट है, ड्यूडेनम में ओपन होती है, आपको पता भी है कौन से स्फिंक्टर के थ्रू? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इसको रेगुलेट करता है, इसको गार्ड करता है। तो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट कैरीज, क्या कैरी करता है? लीवर से बाइल भी आएगा, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस भी आएगा। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। सलाइवा नहीं आएगा, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में है ए, बी, सी, डी और ई। ई पर दिया हुआ है सिरोसा, डी पर दिया हुआ है थीकोडोंट, सी पर दिया हुआ है स्टमक, बी पर दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ए पर दिया हुआ है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जे शेप स्ट्रक्चर। converted into simple substance. Outer wall of visceral organ embedded in jaw bones. Alimentary canal plus associated gland. देखिए बेटा, कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से क्या करना है? मैच करना। यहां पर है सिरोसा लेयर। आपको पता है सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है डिफरेंट विसरल ऑर्गन जो है उनकी। तो आउटर वॉल। थीकोडोंट, थीकोडोंट कैसी कंडीशन है? जब टीथ जो बोन के अंदर डीपली एम्बेडेड हो। इट मीन्स इसका मैच सेकंड से कर देंगे। स्टमक क्या है? स्टमक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो हम कह सकते हैं ये कैसी शेप में है? जे शेप में। इसको इससे मैच कर दें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है?
एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड है, उसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस में कन्वर्ट करेगा? सिंपल सब्सटेंस में, जिसे डाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच द कॉलम की फॉर्म में दिए गए हैं। मैच द कॉलम में फर्स्ट कॉलम है ड्यूडेनम, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सीकम। इस साइड में दे रखा है कार्टिलेजिनस फ्लैप, स्मॉल ब्लाइंड सैक, यू शेप स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम स्टमक एंड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ड्यूडेनम जो है, एपिग्लोटिस है, ग्लोटिस है और सीकम। सीकम जो पार्ट है ये ब्लाइंड सैक, सीकम पार्ट इस तरीके से दिखाई देता है। ये ओपनिंग क्या है? यहां पर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ब्लाइंड सैक। ड्यूडेनम पार्ट है वो यू या सी शेप स्ट्रक्चर है जो स्टमक से अराइज होती है। हम ये कह सकते हैं ये स्टमक और ये स्टमक के बाद में इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ड्यूडेनम। और ये क्या है? सीकम। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस हमारे लैरिंग्स में जो ग्लोटिस को कवर करने वाला पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करता है। और ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग है विंड पाइप की। तो इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, मैच द कॉलम की फॉर्म में। लाइपेज, न्यूक्लियेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। देखिए लाइपेज, लाइपेज किस पे काम करेगा? फैट पर। न्यूक्लियेज किस पे काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड पर। डाइपेप्टाइडेज किस पे काम करेगा? डाइपेप्टाइड्स पर। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस पे काम करेगा? प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेज पर। तो इसको इस तरीके से मैच करवाइए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग अबाउट, सेलेक्ट द रॉन्ग अबाउट इंटेस्टाइनल विलाई। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है, दे पजेज माइक्रोविलाई, मीन्स इनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। दे इंक्रीज सरफेस एरिया, मीन्स ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। दे आर सप्लाइड with capillaries and the lacteal vessels, मीन्स इनके पास ब्लड कैपिलरीज भी हैं और लैक्टियल मीन्स लिम्फ कैपिलरीज भी हैं। दे ओनली participate in digestion of fat। देखिए बेटा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। इंटेस्टाइनल विलाई, दे पजेज माइक्रोविलाई, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे इस तरीके से सरफेस एरिया पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा उन माइक्रोविलाई की वजह से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ये भी करेक्ट है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स,
ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट है और लैक्टियल्स मीन्स लिम्फ कैपिलरीज भी हैं, ये भी करेक्ट है। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, नहीं, डाइजेशन ऑफ फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, सभी के डाइजेशन के हेल्प करेगा। इसीलिए यहाँ पर ओनली वर्ड लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन दिया गया है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स, विच वन ऑफ द following blood cells is involved in antibody production? फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी एंड न्यूट्रोफिल्स। देखिए बेटा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी एंड न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोडक्शन में जो रोल होता है वो किसका होता है, बी सेल का। क्योंकि ये कौन सा पार्ट बनाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन से रिलेटेड। और टी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मींस ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। एंटीबॉडी डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस करेगा, टी सेल, और ये इसकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इसमें भी टी लिम्फोसाइट में भी कौन हेल्प करेगी, टी हेल्पर। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग type of cell lack nucleus? कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर, कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी, सेकंड न्यूट्रोफिल, थर्ड इओसिनोफिल एंड फोर्थ मोनोसाइट। देखिए कौन सी ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूट्रोफिल, इओसिनो, मोनोसाइट, ये सभी क्या है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी आपको पता है क्या होती है, न्यूक्लिएटेड सेल। तो न्यूक्लियस किसमें नहीं होगा, एक मैच्योर आरबीसी जो होगी, आरबीसी भी क्या है, मैच्योर फॉर्म में जब आरबीसी होगी तब उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो लैक ऑफ न्यूक्लियस, किसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आरबीसी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In ECG, electrocardiograph, one of the following wave is not present. One of the following
wave is not represented first, second, third, fourth. Depolarization of atria, repolarization of atria, depolarization of ventricle and repolarization of ventricle. देखो ईसीजी में क्या है, आपको पता है ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S और ये T. ये क्या है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये क्या है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और ये क्या है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन भी है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन भी है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन भी है, लेकिन ऑरिकल का रीपोलराइजेशन नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी. ये प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, लेकिन रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यहां पर शो नहीं किया जाता. क्लियर. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. Mark the pair substance among the following essential for blood clotting. फर्स्ट ऑप्शन में है हिपेरिन एंड कैल्शियम आयन, सेकंड है कैल्शियम एंड प्लेटलेट फैक्टर, थर्ड ऑप्शन में है ऑक्जेलेट एंड सिट्रेट, फोर्थ ऑप्शन में है हिपेरिन एंड प्लेटलेट फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी के साथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैगोसिटिक सेल. फर्स्ट मोनोसाइट, सेकंड न्यूट्रोफिल, थर्ड बेसोफिल एंड फोर्थ मैक्रोफेज. देखिए बेटा, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग. मीन्स मैं कह सकता हूं ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा इसेंशियल होगा. तो आपको पता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए. सेकंड ऑप्शन करेक्ट. फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हिपेरिन ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता. थर्ड क्यों हो गया, ऑक्जेलेट कैल्शियम को रिमूव कर देगा, सिट्रेट भी कैल्शियम को रिमूव कर देगा, तो ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देगा. यहां पर भी हिपेरिन ब्लड क्लोटिंग, तो ये पेयर की फॉर्म में कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर है, ये करेक्ट ऑप्शन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैगोसिटिक सेल. मोनोसाइट फैगोसिटिक होती है, न्यूट्रोफिल ये भी फैगोसिटिक होती है,
मैक्रोफेज ये भी फैगोसिटिक होती है। बेसोफिल जो है ये नॉट फैगोसिटिक सेल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बेसोफिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट अबाउट डेंगू फीवर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, डिक्रीज इन WBC count, increase in platelet count and decrease in platelet count। आपको पता है बेटा जी कि डेंगू फीवर जब भी होता है तो ऐसे में प्लेटलेट जो होती हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं, और प्लेटलेट डिक्रीज करने से मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेंगू फीवर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इंक्रीज और ये डिक्रीज से कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन प्लेटलेट यदि डिक्रीज कर जाती है तो यदि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाए तो उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो इस तरीके के बायोलॉजी एग्जाम्पलर में बॉडी फ्लूइड एंड रिलेटेड जो सर्कुलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे। अब मैं बात कर रहा हूं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और बेटा जी इसी चैप्टर से हमने शुरुआत की थी, तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन ब्रीथ in some volume of air by forced inspiration after having forced expiration। This quantity is equal to TLC total lung capacity, TV tidal volume, VC vital capacity, IC inspiratory capacity। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझे। ए पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। देखो ये हमारे पास ए बी सी एंड डी, ये क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के बाद। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? IRV, ये टाइडल वॉल्यूम,
IRV क्या है? फोर्सफुली इंस्पिरेशन। टाइडल क्या है? नॉर्मल एक्सप्रेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन। ERV क्या है? फोर्सफुली एक्सप्रेशन। और ये क्या है? लंग्स में परमानेंटली रहेगा। ए पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर, फोर्सफुली इंस्पिरेशन, इसका मतलब वो ये एक्टिविटी करेगा। कब कर रहा है? आफ्टर हैविंग फोर्सफुली एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये एक्टिविटी करने के बाद। ये एक्टिविटी यदि किया तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं उसके लंग्स में केवल आरवी बच गया। अब फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेगा तो ये सभी वॉल्यूम उसके अंदर आने चाहिए, तो मैं कह सकता हूं A + B + C, तो IRV + TV + ERV इज इक्वल टू PC। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? PC। सही है। नेक्स्ट देखिए, regarding the function of respiratory system, which is wrong, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन से रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ह्यूमिडिफाई द एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। वार्म्स अप द एयर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज क्लीन्स अप द एयर। ठीक है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, एयर को वार्म अप भी करेगा, गैसेज का डिफ्यूजन भी करेगा, लेकिन एयर को क्लीन नहीं करता। एयर को फिल्टर कर सकता है। फिल्टर करने का मतलब ये हुआ कि वहां पर कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है उनको फिल्टर करके जाने देता है, लेकिन उसको क्लीन नहीं कर सकता है। जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है तो यदि वो क्लीन करना का फंक्शन करना शुरू कर दे, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन करना शुरू कर दे उसे, तो ऐसे में तो हमारी बॉडी में तो फ्रेश एयर जाएगी, लेकिन उसको क्लीन नहीं करती। बाहर से कोई बिग पार्टिकल है, कोई बिग डस्ट पार्टिकल है, उसको हमारे नेजल पाथवे में जो हेयर है वो रोक सकते हैं, लेकिन एयर को क्लीन नहीं कर सकता है। तो स्टेटमेंट कौन सा होगा? 4 जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। A person suffer puncture in his chest cavity in an accident without damage to the lungs. Its effect could be first, second, third, fourth. थर्ड ऑप्शन में है नो चेंज इन रेस्पिरेशन। सेकंड में है इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। फर्स्ट में है डिक्रीज ब्रीथिंग रेट।
4 है सेशन ऑफ ब्रीथिंग। पंचर हो गया उसकी चेस्ट कैविटी। अब आपको पता है हमारी थोरेसिक कैविटी जो है एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर में यदि किसी भी प्रकार का पंचर हो जाएगा तो उसके ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेशन ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन में नो चेंज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, ये भी रॉन्ग हो गया। ब्रीथिंग रेट डिक्रीज हो जाएगी, ये भी रॉन्ग हो गया। क्योंकि एयर टाइट चैम्बर में से यदि एयर पास हो रही है तो ऐसे में वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट अबाउट O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाई PO2, लो PCO2, लोअर टेम्परेचर, हायर pH। देखिए बेटा ये इस तरीके से एक क्वेश्चन बना है, इनकरेक्ट अबाउट O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। देखो हाई PO2 होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ये तो करेक्ट है। लो PCO2 होगी तब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ये भी करेक्ट। लो टेम्परेचर होगा तब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। और हायर pH होगा तो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। ये सभी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। पांचों स्टेटमेंट यदि मैं ये बना दूं, लोअर pH या मैं कह सकता हूं हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एसोसिएट नहीं कराता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराता है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए इनकरेक्ट अबाउट द, तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। इनकरेक्ट क्या होगा? ये ऑक्सीजन बाइंडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल। क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स involved in the normal breathing in human। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल प्लस एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम मसल प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखिए बेटा
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे क्या है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपने नॉर्मल और फोर्सफुल दो एक्टिविटी पढ़ी। आपको पता है, मैं यदि आपको ये कहूं नॉर्मल एक्सेलेशन, या मैं कह सकता हूं नॉर्मल इनहेलेशन करना है, मीन्स यहां पर तो नॉर्मल आउट और यहां पर नॉर्मल इन, या फिर आपसे कहा जाए फोर्सफुल एक्सेलेशन करना है, तो हम क्या कहेंगे, फोर्सफुली आउट। हम एक इवेंट को देख लेते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन को। नॉर्मल इनहेलेशन में क्या होता है, ये हमारे पास में लंग्स, यहां पर क्या है, डायफ्राम, यहां पर क्या है, रिब्स। क्लियर? यहां पर कौन सी मसल्स, डायफ्राम मसल्स एसोसिएटेड, यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दो मसल्स की बात करें यहां पर। नॉर्मल इनहेलेशन का मतलब यहां से एयर इन होनी चाहिए, इन होगी तो मैंने आपको बताया था ये डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ये हो गया फ्लैट, डोम शेप से फ्लैट में होगा। और EICM में हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो ये रिब केज जो है ये आउटवर्ड मूव करता है, तो हम कह सकते हैं ये आउटवर्ड मूव कर गया। आउटवर्ड मूव करेगा तो आप बताओ, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा। जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर एटमॉस्फेयर से कहां पर आ जाएगी, लंग्स में। क्या कर रही है, इन, इसीलिए क्या बोला हमने, नॉर्मल इनहेलेशन। कौन सी मसल ने काम किया, EICM और DM। अब बेटा हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सेलेशन करके देखते हैं। नॉर्मल एक्सेलेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इनकी जगह यहां पर आउट, एयर आउट, ये आउटवर्ड की जगह क्या करेगा, इनवर्ड। ये लो इनवर्ड मूवमेंट करवा दी। कॉन्ट्रैक्शन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन। यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन। तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो अब हम क्या कहेंगे, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो एटमोस जो एयर है वो लंग्स से इन नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी, आउट। ये लो, ये नॉर्मल हमने एक्सेलेशन करा दिया। हमने फोर्सफुली एक्टिविटी की तो बात की नहीं। फोर्सफुली एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एब्डोमिनल मसल प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो एयर जो होगी वो लंग्स से एटमॉस्फेयर में फोर्सफुली क्या हो जाएगी, आउट। क्वेश्चन में क्या दिया गया, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल एक्सेलेशन प्लस नॉर्मल इनहेलेशन। इन और आउट को क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग। तो देखो यहां पर एब्डोमिनल मसल कहां पर काम करेंगे बेटा, फोर्सफुली इवेंट में। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहां काम करेंगे, ये भी फोर्सफुली इवेंट में। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो, एब्डोमिनल मसल हो, या ये जितने भी ये मैंने राउंड शेप में बताया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये जो मसल्स हैं ये क्या है, फोर्सफुल इवेंट। लेकिन EICM है और DM है, DM है या EICM, तो आपने यहां देखा EICM और DM ये कैसी इवेंट में काम आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4।
क्लियर है? बेटा मैंने आपसे जो 11th क्लास का जो टॉपिक अभी तक डिस्कस किया है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसके बायोलॉजी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखे हमने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसके क्वेश्चन देखे हमने, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन उसके क्वेश्चन देखे हमने, लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसके क्वेश्चन देखे हमने, केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल के क्वेश्चन देखे हमने। किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने पढ़ाया हो और उससे कोई बाहर से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। क्लियर है? तो फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, आप उनको बार बार रिवाइज करते रहें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी को, जितनी बार पेज को पलटेंगे, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बार बार उसके पेज पलटते रहो और बार बार उसको पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।